हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और जो मैं आजकल आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ, जो नोट्स बता रही हूँ, वो भी आप लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट वीडियो उसका देख रहे होंगे। कल मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के 50 क्वेश्चन भी कराए थे विद सॉल्यूशन, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उसको पूरा देखें। बचे हुए 50 क्वेश्चन आज मैं उसको आपको कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। आज हम कवर करेंगे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड मियो के बारे में हम जानेंगे। उन्होंने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए, अन्य सुधार क्या करे थे उन लोगों ने, उसके बारे में पूरा देखेंगे। भारत में उनका क्या रोल रहा उसको जानेंगे आज अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। ये आप लोगों का आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। PYQ अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को इनसे जुड़े हुए सेंटेंस मिलेंगे ऑप्शन के रूप में, और वन लाइनर क्वेश्चन में भी आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो GS उसमें महत्वपूर्ण होता है, तो ये उससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को ये जरूर देखना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे जिन्हें कहा जाता था, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल को ब्रिटिश भारत के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी दौरों में से एक माना जाता है। जन्म और शुरुआत उसको जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जन्म 22 अप्रैल 1812 को स्कॉटलैंड में हुआ। 1837 में वे संसद सदस्य बने और 1847 में बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष रहे। 1848 में उन्हें 36 वर्ष की आयु में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नोट करेंगे आप यहाँ पर इसको। इनके व्यपगत सिद्धांत क्या हैं उनको जानते हैं। व्यपगत सिद्धांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अपना नियंत्रण बढ़ाने और मजबूत करने की नीति का हिस्सा था। 1834 ईस्वी के कोड ऑफ डायरेक्टर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह घोषणा की कि अधीनस्थ राज्यों को गोद लेने को कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी रियासत में प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है या उत्तराधिकार को लेकर विवाद होता तो वह रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दी जाती। राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला है स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश संघों द्वारा स्थापित राज्य। सेकंड है वैसे राज्य तो जो मुगल या मराठों के अधीन रहे थे परंतु अब ब्रिटिश के अधीन हो चुके थे। और तीसरा है स्वतंत्र राज्य। पहली श्रेणी अधीनस्थ राज्य यानी कि सबऑर्डिनेट स्टेट्स। इस श्रेणी में वे राज्य शामिल थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की सहायता से अस्तित्व में आए थे और पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी पर आश्रित थे। उत्तराधिकार नियम क्या है? इन राज्यों के शासकों को अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। यदि शासक की मृत्यु हो जाती और कोई प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो राज्य सीधे तौर पे जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता। द्वितीय श्रेणी है यानी कि आश्रित राज्य। इस श्रेणी में वे राज्य शामिल होते थे जो ब्रिटिश सरकार की सहायता से अस्तित्व में आए थे लेकिन कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे। ये राज्य केवल बाहरी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार पर निर्भर थे। उत्तराधिकार नियम क्या है इसके? इन राज्यों को उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति थी, लेकिन इसके लिए पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होती थी। तृतीय है, यहाँ पे तृतीय श्रेणी है स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस श्रेणी में वे राज्य शामिल थे जिन्हें उत्तराधिकारी को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता
प्राप्त थी। ये राज्य ब्रिटिश सरकार पर निर्भर नहीं थे। इसके नियम क्या थे उत्तराधिकार के? इन राज्यों के शासकों को बिना किसी प्रतिबंध के उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार होता था। व्यपगत सिद्धांत की विशेषताएं उसको जानते हैं। अगर यदि आपको कभी मेंस में इससे संबंधित प्रश्न आता है तो वहां पर आप ये पॉइंट सारे ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है यहाँ पर। यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के होती तो वह राज्य स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाता। दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती थी। रियासतों में गोद लेने की परंपरा केवल तभी मान्य होती जब इसे ब्रिटिश सरकार की मंजूरी प्राप्त होती। दत्तक पुत्र केवल व्यक्तिगत संपत्ति और सामान का वारिस हो सकता था, लेकिन रियासत का शासक बनने का अधिकार नहीं रखता था। रियासत के शासक का दत्तक पुत्र पेंशन और उपाधियों के लिए अपात्र होता। यह नीति सभी रियासतों पर समान रूप से लागू नहीं थी। इसे केवल रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रियासतों पर लागू किया गया। इसे हिंदू कानून पर आधारित बताया गया, लेकिन यह तर्क भ्रामक था। हिंदू कानून दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकार का अधिकार देता था, लेकिन ब्रिटिश नीति ने इसे मान्यता नहीं दी। कुछ मामलों में उत्तराधिकार के मुद्दे के बिना भी कुशासन के बहाने रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है व्यपगत सिद्धांत के तहत विलय किए गए राज्य, उनको जानते हैं। यहाँ पे एक मैप है, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहला है आपका सतारा 1848। यह पहला राज्य था जिसे इस नीति के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया। राज्य के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई। सेकंड है यहाँ पर जैतपुर और संबलपुर 1849। इन छोटी रियासतों को प्राकृतिक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है बघाट राज्य। बघाट राज्य के मामले में शासक के बिना उत्तराधिकारी के निधन के बाद 1850 में इसे ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है उदयपुर 1852। वर्तमान छत्तीसगढ़ का यह राज्य भी इसी नीति के तहत विलय किया गया। नेक्स्ट है झांसी 1853। झांसी का विलय सबसे विवादास्पद था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्यायपूर्ण विलय के खिलाफ 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया। नेक्स्ट है नागपुर 1854। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य था जिसे इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में सुधार। लॉर्ड डलहौजी के जो सुधार हैं उनको जानेंगे। पहला है शिक्षा क्षेत्र में सुधार, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, सैन्य सुधार और डाक व्यवस्था। ये अभी जितने भी इसके 6 के 6 पॉइंट हैं आप इसको नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन से सुधार हैं, और कभी आपसे ऑप्शन के रूप में भी दिया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार उसको जानेंगे। डलहौजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। विश्वविद्यालयों की स्थापना, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का विस्तार किया। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। फ्रेडरिक जे हॉलिडे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। यहाँ पे आप इस नाम को याद रखेंगे, फ्रेडरिक जे हॉलिडे जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। नए क्षेत्रों का प्रशासन, पंजाब जैसे नए क्षेत्रों को कमिश्नरों के तहत रखा गया ताकि बेहतर प्रबंधन हो सके। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। डलहौजी के शासनकाल में सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856,
हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध किया, महिला भ्रूण हत्या का दमन, विशेष रूप से उत्तरी भारत में महिला भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठाए। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे का विकास। डलहौजी के बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधारों ने भारत को आधुनिक बनाया। रेलवे 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच शुरू की गई। नोट करेंगे, अभी जितने भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई, यानी कि तब बम्बई था, से ठाणे के बीच ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन का पहला सफर स्टेशन पर मौजूद भारी भीड़ की तालियों और 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुआ था। इस वक्त पूरे देश में 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का लंबा रेलवे ट्रैक फैला हुआ था। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसको नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे का विकास। टेलीग्राफ 1854 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। डाक व्यवस्था 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित किया गया। डाकघर की प्रणाली को सुधार कर एक समान डाक दरें लागू की गई। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग। सड़कों, नहरों और पुलों जैसे परियोजनाओं को संभालने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है सैन्य सुधार। गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की गई। सिख सेना, पंजाब में ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में एक सिख सेना बनाई गई। तोपखाना, कलकत्ता से तोपखाना मेरठ स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं उनको जानते हैं। पहला यहाँ पर है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। पंजाब क्षेत्र का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध 1852। निचला बर्मा ब्रिटिश नियंत्रण में आया। लॉर्ड कैनिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने लॉर्ड डलहौजी कंप्लीट किया है, अब हमारा लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 1857 और पहले वायसराय 1858 से 1862। ठीक है, उनका कार्यकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतीक है। जब 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई। उनकी उदार नीतियों और सुधारों के कारण उन्हें क्लीमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है। याद रखेंगे आप, क्लीमेंसी कैनिंग किसको कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1857 का विद्रोह। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह थी। उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन विद्रोहियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया। क्वीन विक्टोरिया की घोषणा 1858। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। इस घोषणा में भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नई नीतियों और शासकों के अधिकारियों की सुरक्षा की बात कही गई थी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। भारत के प्रशासन का पूरा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। वायसराय का पद सृजित किया गया और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को भी अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद को एक मिनी कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इन अदालतों में पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों की जगह ली। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, 1856 से 62।
भारतीय दंड संहिता 1862 लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता को लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 उनके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। लॉर्ड कैनिंग के जो सुधार थे उनको जानते हैं। पहला है वित्तीय सुधार। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार पेश किए गए, जिनमें 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में वित्त सदस्य के रूप में 5वें सदस्य की नियुक्ति भी शामिल थी। प्रथम वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने शुरू में कई करों का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी लैंग ने 500 रुपए या उससे अधिक की वार्षिक आय पर 5% आयकर लागू किया। नेक्स्ट है सेना सुधार। 1857 के बाद कैनिंग ने भारतीय सेना की संरचना में सुधार किए। उन्होंने भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात को काफी हद तक कम कर दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि तोपखाना और प्रमुख स्थान ब्रिटिश नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इसके बारे में जानेंगे हम 1862 से 1863। एल्गिन का जन्म 20 जुलाई 1811 को हुआ और मृत्यु 20 नवंबर 1863 को हुई। एल्गिन ने 1785 में सेना में भर्ती होकर 1790 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उन्होंने मेजर जनरल का पद है वो प्राप्त किया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ संघर्ष के दौरान 1792 में ब्रसेल्स और 1795 में बर्लिन में दूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने वायसराय ऑफ इंडिया 1862 से 1863, जमैका के गवर्नर 1842 से 1846 और कनाडा प्रांत के गवर्नर जनरल 1847 से 1854 के रूप में भी सेवाएं दी। इनकी प्रमुख घटनाएं इनके कार्यकाल के समय वो जानते हैं। वहाबी आंदोलन का दमन। लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सक्रिय एक हिंसक और कट्टरपंथी इस्लामी समूह वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन किया गया। नेक्स्ट है अंबाला अधिनियम। उनके कार्यकाल की प्रमुख घटना अंबाला अभियान थी, जो उत्तर पश्चिम सीमा पर एक जनजातीय विद्रोह को शांत करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत उनके उत्तराधिकारी के रूप में मद्रास के गवर्नर सर विलियम डेनिसन को अंतरिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आप इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस का वायसराय के रूप में चयन। उनके बाद सर जॉन लॉरेंस को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। सर जॉन लॉरेंस ने पहले और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है शैक्षणिक और न्यायिक उपलब्धियां। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहला एमए डिग्री प्रदान की गई। इसके साथ ही बंगाल में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई। नेक्स्ट है आप लोगों का लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1859 ठीक है 69। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1859 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहे। लॉरेंस ने 1830 में अपने भाई हेनरी लॉरेंस के साथ दिल्ली में सहायक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कर संग्राहक के रूप में 19 वर्षों तक सेवा की। 1865 ईस्वी में भारत तथा लंदन के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं उसको जानते हैं। पहला है अफगानिस्तान के प्रति नीति। लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान और फारस के प्रति सतर्क और निष्क्रिय रुख अपनाया। उनका मत था, हम अफगानों को उनके झगड़े सुलझाने देंगे और उनके शासकों को सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। यह नीति लॉर्ड लिटन की फॉरवर्ड पॉलिसी के विपरीत थी। याद रखेंगे आप, फॉरवर्ड पॉलिसी के जो है वो नीति जो थी ये उनके विपरीत थी। नेक्स्ट है भूटान युद्ध 1864 से 65। 1826 में ब्रिटिशों ने
भूटान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। भूटानी सैनिक बंगाल और असम में छापेमारी करते थे, जिसके चलते ब्रिटिशों ने भूटान पर हमला किया। द्वार युद्ध या भूटान युद्ध के अंत में भूटानी सेना पराजित हुई। सिंचुला संधि पर 11 नवंबर 1865 को हस्ताक्षर किए गए। भूटान ने असम और बंगाल दुआर्स का क्षेत्र ब्रिटिशों को जो है वो सौंप दिया। नेक्स्ट है उड़ीसा अकाल 1866। लंबी सूखे और धान की फसल खराब होने के कारण 1866 में उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा। सरकार ने चावल का आयात किया, लेकिन यह सहायता समय पर नहीं पहुंच सकी, जिससे लाखों लोगों की जो मौत है वो भूख से हो गई। इसके बाद विनाशकारी बाढ़ आई, जैसे कि हैजा और मलेरिया का प्रकोप फैला। राजपुताना और बुंदेलखंड में भी इसी तरह का अकाल पड़ा। अकाल आयोग का गठन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है पंजाब में योगदान। लॉरेंस ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब प्रशासन बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा की। उन्होंने कई सुधारों के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की। आंतरिक शुल्कों का उन्मूलन, पंजाब में बुनियादी ढांचे का विकास। आप याद रखेंगे यहाँ पर दोनों पॉइंट। उनके सुधारों के कारण उन्हें पंजाब का उद्धारकर्ता भी कहा गया। कहीं पूछा जाए पंजाब का उद्धारकर्ता तो आप याद रखेंगे लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट है शैक्षिक और प्रशासनिक नीतियां। उन्होंने भारतीयों को शीर्ष सार्वजनिक सेवा पदों पर नियुक्त करने का विरोध किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा के अवसरों के विस्तार का समर्थन किया। मिश्रित वफादारी वाली सेना के बजाय ब्रिटिश नियंत्रण वाली सेना के पक्षधर थे। रियासतों की सेनाओं को कमजोर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। नेक्स्ट है लॉर्ड मियो 1859 से 1872। जन्म 21 फरवरी 1822 को हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रूस का लंबा दौरा किया। 1852, 1868, 58 और 1866 में वे आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए। 1859 में उन्हें भारत का चौथा वायसराय नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्हें लॉर्ड मियो के नाम से जाना जाने लगा। तो याद रखेंगे आप इनकी प्रमुख घटनाएं क्या हैं इनके कार्यकाल के समय। लॉर्ड मियो ने अपने पूर्ववर्तियों की मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति को जारी रखा। उन्होंने अफगान शासक शेर अली के सम्मान में दरबार का आयोजन किया और उन्हें अंबाला आमंत्रित किया, जहां उन्हें काबुल का अमीन घोषित किया गया। 1875 में राजपूत राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। इसके पहले प्रिंसिपल कर्नल सर ओलिवर सेंट जॉन थे। याद रखेंगे आप यहाँ इसका नाम। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटना में नेक्स्ट है भारत की पहली जनगणना 1871। लॉर्ड मेयो के निर्देश पर भारत की पहली जनगणना 1871 में कराई गई। 1871 में यानी कि 1871 में विलियम विल्सन हंटर के नेतृत्व में सांख्यिकीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। कभी आपसे पूछा जाए सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना तो आप यहाँ पे याद रखेंगे विलियम विल्सन हंटर, ठीक है, उनके नेतृत्व में की गई थी। इस सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक जिले, कस्बे और गांव की आर्थिक और सामाजिक जानकारी संकलित की गई। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। लॉर्ड मेयो ने अंडमान द्वीपों की जेलों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम से पहले सबूतों के नियम विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदायों की प्रथाओं पर आधारित थे। इस अधिनियम ने कानूनी प्रक्रिया में आधुनिकता और एकरूपता लाई। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख कार्य इनके जो है उनको देखते हैं। राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना, स्नाइडर राइफल और तोपों जैसे उन्नत हथियारों की शुरुआत। इसके अंतर्गत रेलवे विभाग का सरकारीकरण किया गया। 1859 ईस्वी में सिंचाई के लिए गंगा नहर का विकास किया गया। शारदा नहर का निर्माण कराया गया ताकि अवध को अकाल एवं सूखे से बचाया जा सके। इसके समय ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भारत आया। याद रखेंगे यहाँ पर ये नाम। आप
आपको ये नोट्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमने लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड मेयो के बारे में पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज इन चीज़ों को हमने देखा है, समझा है। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी सेंटेंस आपके ऑप्शन के रूप में एग्ज़ाम में आ जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को हर परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा ये। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक ये ज़रूर पहुंच सके, वो नोट्स अच्छे से बना सके। और ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पॉइंट जो मेन चीज़ें थी वही इसमें है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिंक शेयर करें इसका, और अपनी स्टडी को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। और अभी मैं शाम को आप लोगों को जो बचे हुए टेस्ट सीरीज़ की 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको इवनिंग में ज़रूर कराऊंगी। तो तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।